हेलो एवरीवन। आज हम साख निर्माण के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यानी इस वीडियो के अंदर हम जो है ये देखें क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है। तो क्रेडिट क्रिएशन से संबंधित सारे के सारे जो टॉपिक्स है वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखें कि साख निर्माण जो होता है उसका अर्थ क्या है। उसके बाद साख निर्माण से संबंधित कौन कौन सी मान्यताएँ हैं। फिर साख निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको हम दो भागों में बांट करके डिस्कस करेंगे। पहला तो जब अर्थव्यवस्था में केवल एक ही बैंक है उस अवस्था के अंदर जो किस प्रकार से साख निर्माण की प्रक्रिया चलती है। और दूसरा, अगर ये किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर जो है कई बैंक है तो उस अवस्था के अंदर किस प्रकार से जो है साख निर्माण की प्रक्रिया वो कार्य करती है। और उसके बाद अंत में हम ये देखें कि जो साख निर्माण है उसकी कौन कौन सी सीमाएँ होती है। तो ये जो वीडियो है इसके अंदर जो कई सब टॉपिक्स हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम साख निर्माण का अर्थ जानते हैं। जितने भी व्यापारिक बैंक होते हैं, सभी जो व्यापारिक बैंक होते हैं उनका मुख्य कार्य जो होता है साख निर्माण करना, और साख निर्माण के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति को अर्थव्यवस्था में बढ़ाना होता है। क्योंकि मुद्रा की जो पूर्ति होती है वो अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन, आय, रोजगार को प्रभावित करती है। अब किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर जो मुद्रा की पूर्ति है वो दो चीज़ों पर निर्भर करती है। एक तो चलन में मुद्रा और दूसरा मांग जमा। चलन में मुद्रा का मतलब अर्थव्यवस्था के अंदर कितने नोट चल रहे हैं। और हमें पता है कि ये जो चलन में मुद्रा होती है ये जो है केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में होती है। केंद्रीय बैंक जो है अपनी नीति के अनुसार जो है मुद्रा की छपाई करता है। तो मुद्रा जो होती है वो चलन में होती है, वो जो है केंद्रीय बैंक तय करता है। तो इसके अंदर जो व्यापारिक बैंक होते हैं उनका कोई रोल नहीं होता। लेकिन व्यापारिक बैंक जो होते हैं वो मांग जमा में वृद्धि करते हैं, और मांग जमा में अगर वृद्धि होगी तो उसके माध्यम से जो है मुद्रा की पूर्ति में भी वृद्धि होगी। जैसे मान लीजिए कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो 100 करोड़ के नोट जो है प्रचलन में है, तो पहले तो कुल मुद्रा जो है 100 करोड़ की है। अब अगर व्यापारिक बैंक है, व्यापारिक बैंकों ने जो है 1000 करोड़ रुपए की डिमांड डिपॉजिट जमा जो वो क्रिएट कर दी, यानी 1000 करोड़ रुपए की अगर उन्होंने जो है साख का निर्माण कर दिया तो पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर 1100 करोड़ रुपए के बराबर जो मुद्रा की पूर्ति हो जाएगी। तो ये जो मुद्रा की चलन गति चलन मुद्रा वाली बात है वो तो जो है केंद्रीय बैंक निर्धारित करता है। लेकिन व्यापारिक बैंक जो होते हैं वो साख निर्माण का कार्य करते हैं मांग जमाओं के आधार पर। तो इस प्रकार से साख निर्माण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो अपनी अपनी जो प्राथमिक जमा होती है उस प्राथमिक जमा से भी ज़्यादा मात्रा में गौण जमा का निर्माण करते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि प्राथमिक जमा क्या होती है और गौण जमा क्या होती है। वैसे थोड़ा यहाँ बता देते हैं। प्राथमिक जमा जो बैंक के अंदर शुरू में कोई भी व्यक्ति पैसा जमा करवाता है वो प्राइमरी डिपॉजिट होती है, जिसको हम निष्क्रिय जमा भी कहते हैं। और उसके आधार पर बैंक आगे जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उधार देते हैं और निवेश करते हैं या एडवांस देते हैं, उसके माध्यम से जो वो जो है साख मुद्रा का निर्माण करते हैं। तो ये जो है बैंक जो साख मुद्रा का निर्माण करते हैं, साख का निर्माण करते हैं, वो प्राथमिक जमा के आधार पर ही करते हैं। ये कार्य ऋण, अग्रिम, निवेश के माध्यम से किया जाता है। तो सिंपल से शब्दों में अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि बैंकों द्वारा अपने पास जो जमा राशि है, प्राथमिक जमा है, उससे कई गुना ज़्यादा आगे उधार देना या ऋण देना वो जो साख निर्माण कहलाता है। तो ये थोड़ा सा कई बार हैरानी भी पैदा करता है कि ऐसा कैसे संभव होता है कि भी बैंक के पास में जितनी मुद्रा होती है बैंक उससे भी ज़्यादा जो है आगे उधार दे देते हैं। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपके पास में 100 रुपये है तो आप 100 रुपये से ज़्यादा उधार कैसे दे सकते हो। तो वो जो सिस्टम है उस सिस्टम को आज हम समझेंगे कि किस प्रकार से बैंकों के पास में जो प्राथमिक जमा होती है बैंक उससे भी ज़्यादा मात्रा के अंदर आगे किस प्रकार से उधार देते हैं, और ये प्राथमिक जमा से ज़्यादा आगे उधार देना यही जो है साख निर्माण कहलाता है। ये जो साख निर्माण है ये बैंक की साख निर्माण की जो शक्ति है वो नगद आरक्षित अनुपात पर निर्भर करती है, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो नगद आरक्षित अनुपात जो है वो साख गुणक को तय करेगा। साख गुणक का जो फार्मूला होता है वो 1/CRR होता है। अब मान लीजिए कि भी CRR जो है वो क्या है कि बैंक जो होते हैं उन्हें अपने पास में एक निश्चित अनुपात जो है नगद रूप में रखना होता है, उसको अपन CRR कहते हैं। अब मान लीजिए कि भी एक व्यक्ति ने जो है वो 1000 रुपये बैंक के पास में जमा करवाए
अब उसमें से CRR जो वो 100 है कि 100 रुपये बैंक को अपने पास जो उधार बैंक को अपने पास में जमा रखने पड़ेंगे, उनको उधार नहीं दे सकता। तो इस प्रकार से 10% जो है वो क्या हो जाएगा, CRR हो जाएगा। तो इस प्रकार से साख गुणक जो है वो 1/10 हो जाएगा। अब 1/10 का मतलब 1/10%। इसको अगर आप गुणा करेंगे तो साख जो गुणक है उसका मूल्य आ जाएगा 10। तो बैंक अपने पास में जो जमा राशि है उस जमा राशि का 10 गुना ज़्यादा तक आगे उधार दे सकते हैं। तो साख गुणक का फार्मूला जो याद रखिए, साख गुणक जो होता है वो 1/नगद आरक्षित अनुपात या 1/CRR। तो इस प्रकार से साख गुणक जो होता है वो और CRR के अंदर विपरीत संबंध पाया जाता है, क्योंकि 1 है। तो CRR जितनी कम होगी बैंक जो है उतना ही ज़्यादा पैसा उधार देंगे और मुद्रा का जो है विस्तार उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे 1000 रुपये है, अगर CRR 100 है यानी 10% है तो बैंक आगे 900 का उधार दे पाएंगे शुरू के अंदर। अगर ये CRR बढ़ करके 200 हो जाता है तो बैंक जो है केवल 800 का ही उधार दे पाएंगे, यानी अब जो है साख मुद्रा का निर्माण है वो कम होगा। तो इस प्रकार से साख गुणक और CRR के बीच में विपरीत संबंध होता है। CRR जितनी कम होगी साख गुणक उतना ही ज़्यादा होगा, CRR जितनी ज़्यादा होगी साख गुणक का मूल्य उतना ही कम होगा। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। GM होम के अनुसार गौण जमा का निर्माण ही साख निर्माण कहलाता है। कोई बैंक के पास में जो प्राथमिक जमा होती है उसके आधार पर बैंक आगे जो उधार देते हैं उसको हम जो गौण जमा कहते हैं। तो ये जो गौण जमा है ये गौण जमा ही जो साख निर्माण कहलाता है। न्यूलन के अनुसार साख निर्माण से अभिप्राय व्यापारिक बैंकों की उस शक्ति से है जिसके द्वारा वे ऋण देकर प्रतिभूतियों में निवेश करके गौण जमा का विस्तार करते हैं। तो ये जो दोनों परिभाषाएं हैं वो यही दिखा रही है कि बैंकों के पास में जो प्राथमिक जमा होती है उसके आधार पर बैंक जो आगे ऋण दे करके या निवेश करके जो अधिक मुद्रा का विस्तार करते हैं उसी को जो है साख निर्माण कहा जाता है। नेक्स्ट है साख निर्माण की आधारभूत धारणाएं, कि जब हम साख निर्माण की बात करते हैं तो साख निर्माण के अंदर कुछ पर्टिकुलर धारणाएं या शब्द यूज होते हैं। अब हम उन धारणाओं को जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो साख निर्माण में कुछ विशेष धारणाएं प्रयोग की जाती है जिनकी जानकारी के बिना साख निर्माण को समझना मुश्किल होता है। इसलिए पहले आप जो है इन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसके उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मांग जमा या चेक जमा क्या होती है। ये वे जमाएं होती है जिसे जमाकर्ता कभी भी चेक के माध्यम से निकलवा सकता है। मांग जमा या चेक जमा है ये वो जमा होती है जिसको एक व्यक्ति जो है जब चाहे तब जितना उसके अकाउंट के अंदर जमा है उतनी मात्रा में जो राशि है वो चेक के माध्यम से निकलवा सकता है, चेक के माध्यम से लेन देन कर सकता है। तो ये जो मांग जमा या चेक जमा होती है ये केवल चेक के माध्यम से निकलवाई जा सकती है। और ये जो जमा है ये जमा जो प्राथमिक जमा प्लस गौण जमा दोनों का जोड़ होती है। जब हम कुल जमा की बात करते हैं या मांग जमा की बात करते हैं तो मांग जमा के दो कंपोनेंट है, एक तो प्राथमिक जमा और दूसरा गौण जमा। अब हम प्राथमिक जमा और गौण जमा को देखते हैं। प्राथमिक जमा या निष्क्रिय जमा भी जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट क्या है, जब एक ग्राहक है बैंक के पास में जाता है और उस ग्राहक ने जो है बैंक के अंदर जाकर के 1000 रुपये जमा करवा दिए। अब ये 1000 रुपये जो है वो प्राथमिक जमा या निष्क्रिय जमा है। प्राथमिक जमा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको पहली बार ग्राहक ने जमा करवाया, पहली बार ये पैसा बैंक के अकाउंट में आया है। निष्क्रिय जमा इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि इस जमा के निर्माण में बैंक का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि बैंक ने वो पैसा जो पैदा नहीं किया। बैंक के अंदर जो है ग्राहक ने वो जो है मुद्रा जमा करवाई है, इसलिए इसको जो है निष्क्रिय जमा या प्राथमिक जमा कहा जाता है। और ये जो साख निर्माण की बात होती है इस प्राथमिक जमा के आधार पर ही शुरू होती है। पहली बार जब बैंक साख निर्माण की क्रिया को शुरू करते हैं तो वो केवल प्राथमिक जमा के आधार पर ही शुरू करते हैं। अब उसके बाद आता है गौण जमा या व्युत्पन्न जमा। अब बैंकों की जो क्रिया होती है वो इस प्रकार से होती है। मान लीजिए कि भी हम जो है पहले प्राइमरी डिपॉजिट की बात करते हैं। एक बैंक के पास में 1000 रुपये आए, CRR जो है वो 10% है। इसका मतलब एक बैंक जो है अपने पास में जो जमा राशि है उसका 10% अपने पास रखेगा,
यानी ये 100 रुपये में से 1000 रुपये में से 100 रुपये इसने रख लिए, इसके पास में 900 रुपये बच गए जिसको आगे वो उधार दे सकता है। अब बैंक ने जो है 900 रुपये एक व्यक्ति को उधार दे दिए। अब 900 रुपये जब एक व्यक्ति को उधार देता है, बैंक लोन देता है, तो वो उसको जो है चेक बुक देगा साथ में। यानी एक व्यक्ति को वो जो पैसा होता है नगद नहीं दिया जाता, उसको कहा जाता है कि आपको जिसको भी भुगतान करना है आप चेक के माध्यम से कर दीजिए। मान लीजिए कि ये जिस व्यक्ति को दिया गया था उस व्यक्ति ने जो है 900 रुपये का चेक अन्य व्यक्ति को दे दिया, तो इसके अकाउंट में से 900 कम कर दिए जाएंगे पैसे। जिस व्यक्ति को इसने भुगतान किया है उस व्यक्ति के अकाउंट में 900 रुपये जमा हो जाएंगे। अब दोबारा से बैंक में क्या हो गए, 900 रुपये जमा हो गए, तो ये जो 900 रुपये है ये जो है बैंक के लिए गौण जमा है, क्योंकि ये जो जमा है ये इस 1000 रुपये यानी प्राथमिक जमा के आधार पर निर्माण किया गया है। अब बैंक क्या करेगा, इस 900 में से फिर CRR 90 रुपये अपने पास रखेगा और आगे 810 रुपये उधार दे देगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो प्राथमिक जमा होती है उस प्राथमिक जमा के आधार पर बैंकों के द्वारा जो नई जमा पैदा की जाती है उसको हम जो है गौण जमा या व्युत्पन्न जमा कहते हैं। और कुल जो जमा होती है मांग जिसको हम कुल मांग जमा कहेंगे, वो जो है प्राथमिक जमा और व्युत्पन्न या गौण जमा दोनों का जोड़ होती है। नेक्स्ट, नगद आरक्षित अनुपात CRR। बैंक का लाभ जो है तभी होगा जब बैंक ज़्यादा से ज़्यादा उधार देगा, क्योंकि जब बैंक के पास किसी ग्राहक ने पैसा जमा करवाया तो बैंक उसको भी ब्याज दे रहा है। अगर बैंक आगे उस पैसे को उधार नहीं देगा तो उसे ग्राहक को तो ब्याज देना ही देना पड़ेगा, प्लस में उसके खुद के जो खर्चे हैं बैंक के, चाहे वो सैलरी देनी हो कर्मचारियों को, चाहे दूसरे एक्सपेंसेस हों उसके। तो इस प्रकार से अगर बैंक उधार आगे नहीं देता है तो बैंक को कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो बैंक जो है लाभ कमाने वाली एक यूनिट होती है, इसलिए बैंक का ये प्रयास होता है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा आगे उधार दे। बैंक अधिक से अधिक ऋण देना चाहते हैं, किंतु सारी जमा को बैंक ऋण के रूप में नहीं दे सकते, क्योंकि अगर बैंकों ने सारी की सारी जमा को आगे ऋण के रूप में दे दिया तो कोई भी व्यक्ति अपना पैसा कभी निकलवाने के लिए आता है तो बैंक ने क्योंकि सारा का सारा पैसा आगे उधार दे रखा है, इसलिए वो ग्राहकों को पैसा वापस नहीं दे सकते। तो ये जो है एक बैंकिंग प्रणाली जो है वो उसको ख़त्म करने का कार्य करेगा। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि बैंक के पास में कोई ग्राहक आता है, उसका पैसा जमा है और उसको पैसा ना मिले। तो इसलिए बैंकों ने जो एक अनुमान लगाया और उस अनुमान के आधार पर ये पाया गया कि भी 10% लोग ही अपना पैसा निकलवाने के लिए आते हैं। तो फिर ऐसे में बैंक क्या करेंगे, अपने पास में 10% अमाउंट रखेंगे। सपोज कि 1000 रुपये है तो बैंक उसमें से 10% अमाउंट 100 रुपये अपने पास रखेगा, और ये जो 900 रुपये है ये बैंक जो आके आसानी से उधार दे सकता है। इसलिए बैंक को जो है अपने पास में जो जमा राशि है उस जमा राशि का एक निश्चित अनुपात अपने पास रखना होता है, और जिसे हम जो है नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं, CRR कहते हैं। और ये जो साख निर्माण जो होता है ये साख गुणक पर ही निर्भर करता है, और साख गुणक जो है वो CRR से विपरीत रूप से संबंधित होता है। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम बात करिए साख निर्माण की, तो साख निर्माण के लिए हमें जो है साख गुणक का पता होना चाहिए कि एक बैंक के अंदर जो प्राथमिक जमा है उससे कितना ज़्यादा गुना आगे बैंक साख निर्माण कर पाएगा। अब साख गुणक के लिए हमें जो है CRR की आवश्यकता होती है। तो CRR जो होता है वो क्या होता है, वो देखिए प्राथमिक जमा बटा कुल जमा, प्राथमिक जमा बटा कुल जमा, ये जो है नगद आरक्षित अनुपात होता है। जैसे मान लीजिए एक बैंक के पास में 1000 रुपये जमा हुए और प्राथमिक जमा 1000 है, और अगर 10,000 रुपये जो उसकी कुल जमा है, तो इस प्रकार से 1/10 यानी 10% जो वो CRR आता है। तो CRR का फार्मूला है प्राइमरी डिपॉजिट PD बटा टोटल डिपॉजिट यानी TD। नेक्स्ट है अतिरिक्त कोष। यहाँ पर एक बैंक के पास में जो कुल जमा राशि होती है, मान लीजिए कि 1000 रुपये बैंक के पास में आए हैं और उस 1000 के राशि को बैंक आगे उधार नहीं दे सकता, उसमें से अगर एक बैंक को जितना अपने पास में नगद रूप में रखना पड़ता है उतने राशि निकाल देते हैं, तो उसके बाद बैंक के पास में जो मुद्रा उधार देने के लिए बच जाती है उसे हम जो है एक्सेस रिजर्व या फालतू कोष या अतिरिक्त कोष कहते हैं। तो किसी भी बैंक के पास में जो न्यूनतम आरक्षित अनुपात होता है उस राशि को निकालने के बाद जो शेष राशि बच जाती है जिसे बैंक आगे उधार दे सकता है उसे जो है
अतिरिक्त कोष कहा जाता है। और ये अतिरिक्त कोष जो होता है यही जो आगे साख निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करता है। नेक्स्ट है साख गुणक। प्राथमिक जमा के आधार पर जितनी गुणा कुल जमा में वृद्धि होती है उसे जो साख गुणक कहते हैं। मान लीजिए कि भी एक बैंक के पास में 1,000 रुपये आए और उस बैंक ने आगे उधार देने की प्रक्रिया को शुरू किया, जिसको हम साख निर्माण कहते हैं, और बैंक जो है 10,000 रुपये का उधार दे पाता है। तो बैंक ने अपनी प्राथमिक जमा 1,000 का 10,000 बना दिया, तो बैंक जो है 10 गुना ज़्यादा आगे उधार दे पाएगा। तो ये 10 जो है वो क्या है, साख गुणक है। तो इस प्रकार से साख गुणक जो होता है वो गुणक होता है जिससे ये पता चलता है कि बैंक अपनी प्राथमिक जमा के आधार पर कितना गुना ज़्यादा आगे उधार दे सकता है। और ये जो साख गुणक का जो फार्मूला होता है वो प्राथमिक जमा में वृद्धि कितनी हुई भी 1,000 रुपये की, और कुल जमा में वृद्धि का मतलब 10,000 रुपये हुई यहाँ पर। तो ये कितना है 1/10% यानी 10 गुना हो जाएगा। तो साख गुणक का फार्मूला डेल्टा पी अपॉन डेल्टा डी। डेल्टा पी का मतलब प्राइमरी डिपॉजिट में वृद्धि और डेल्टा डी का मतलब कुल मांग जमा में वृद्धि। तो इस प्रकार से साख गुणक जो है उसको निकालने के लिए हम जो है प्राइमरी डिपॉजिट बटा जो टोटल डिपॉजिट है उन दोनों में जो परिवर्तन होता है उनका अनुपात होता है। अब इसके बाद हम करते हैं इसकी अजम्पशन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे आगे आपके मन में डाउट हो सकते हैं। अगर आप पहले से ही अजम्पशन को ध्यान से देख लेते हो तो उसके बाद आगे आपके दिमाग में जो है कोई भी इस टॉपिक को लेकर के डाउट पैदा नहीं होंगे। तो सबसे पहली जो इसकी अजम्पशन है वो ये है कि सभी जमाकर्ता कभी भी एक साथ राशि निकलवाने नहीं आते। अब अगर ये लगता है कि भी एक बैंक के अंदर जो 100 करोड़ की अमाउंट पड़ी है और सारे के सारे व्यक्ति जो है एक दिन में आ जाते निकलवाने के लिए, तो बैंक को 100 के 100 करोड़ रुपए उनको देने पड़ेंगे। तो ऐसे में बैंक जो आगे कुछ भी उधार नहीं दे पाएगा। तो सबसे पहले ये माना जाता है कि भी बैंक जो होता है कुछ राशि आगे उधार दे सकता है, वो इस आधार पर कि सभी व्यक्ति जो होते हैं अपनी जमा राशि को एक साथ निकलवाने के लिए नहीं आते। दूसरा, बैंक ऋण का भुगतान ऋण के रूप में न करके चेक के रूप में देता है, नगद रूप में न करके। कि बैंक से जब कोई भी व्यक्ति उधार लेता है, ऋण लेता है, तो बैंक उसको नगद रूप में उधार नहीं देते बल्कि उसको जो है चेक दे देते हैं। उसे चेक काटने का अधिकार दे दिया जाता है कि भी आपके अकाउंट के अंदर सपोज कि एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये का लोन लिया, तो वो क्या करेंगे, उसके नाम का एक लोन अकाउंट खोलेंगे और लोन अकाउंट खोल करके उसको जो है चेक बुक इश्यू कर देंगे और उसको कहेंगे कि आपको जिसको भी भुगतान करना है आप 10,000 रुपये तक के चेक उसको काट करके दे सकते हो। लेकिन बैंक उनको जो है ये नगद राशि नहीं देते। नेक्स्ट है कि सभी बैंक आवश्यक न्यूनतम आरक्षित अनुपात का पालन करते हैं। यानी प्रत्येक बैंक को, जैसे मान लीजिए कि भी ये न्यूनतम आरक्षित अनुपात है ये 10% है, तो प्रत्येक जो बैंक है वो अपने पास में उसके पास में जो भी जमा राशि है उस जमा राशि का 10% अपने पास में जो है नगद आरक्षित अनुपात के रूप में रखेगा। ऐसा नहीं है कि भी कोई भी जो बैंक है इससे कम राशि अपने पास रखे, ऐसा नहीं है। कानूनन उनके लिए जो आवश्यक होता है उतना अनुपात जो होते हैं बैंक अपने पास आरक्षित रूप में रखते हैं। नेक्स्ट है, सभी बैंक पूरे अतिरिक्त कोष को ऋण के रूप में दे देते हैं। ये एक्सेस कोष क्या होता है वो हमने देखा था कि बैंक के पास में जो प्राथमिक जमा होती है उस जमा में से बैंक को जितना अपने पास में जो रिजर्व रखना होता है उसको निकालने के बाद जो राशि बचती है उस राशि को आगे उधार दे सकती है बैंक। तो मान लीजिए कि यहाँ 1,000 रुपये बैंक के पास जमा होते हैं और बैंक को जो है 100 रुपये अपने पास रिजर्व रूप में रखने होते हैं, तो 900 रुपये बैंक के पास में जो है एक्सेस कोष है। अब ऐसा नहीं है कि भी बैंक को जो है ये लोन देने में दिक्कत आ रही है कि उससे के पास लोग जो केवल 700 का ही लोन लेने के लिए आ रहे हैं, ऐसा नहीं। इन्होंने ये माना है कि बैंक जो है उसके पास में जितने एक्सेस कोष है सारे के सारे जो आगे उधार दे देते हैं। नेक्स्ट जो असम्पशन है वो ये है कि बैंकों में लोग केवल मांग जमा के रूप में ही अपनी रकम जमा करते हैं। मांग जमा वो जमा जिसे चेक के द्वारा निकलवाया जा सकता है। तो अगर लोग बैंकों से नगद रूप में निकलवा लेते हैं राशि और वापस बैंकों के सर्कुल में वो राशि नहीं जाती है, तो वहीं पर जो है साख निर्माण की प्रक्रिया रुक जाती है।
तो साख निर्माण की प्रक्रिया तभी तक जारी रहेगी जब तक या तो वो अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाए कि मैक्सिमम जितने का साख निर्माण होना है उतना हो जाए। दूसरा, अगर लोग जो है मांग जमा के माध्यम से बैंक से लेन देन करते हैं, अपनी रकम जमा करवाते हैं, तो ये जो साख निर्माण की प्रक्रिया शुरू रहेगी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो साख निर्माण की प्रक्रिया है ये इस बात पर आधारित है कि लोग जो है वो भुगतान चेक के माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण की नीति में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, SLR है, CRR है, ये जो चीज़ें होती है इनके ऊपर साख निर्माण जो निर्भर करता है। तो बैंक जो केंद्रीय बैंक जो होता है इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करता। सभी बैंक अपनी जमा राशि का एक निश्चित अनुपात उधार दे सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि भी उनको एक निश्चित अनुपात अपने पास जमा रखना पड़ता है। जैसे 1000 रुपये आए, उसको 100 रुपये जमा करने पड़ते हैं, तो 900 रुपये वो उधार दे पाएगा। तो 900 रुपये जो है 90% है। तो CRR में से बाकी जो निकाल दिया जाता है। अगर CRR 20% है तो बैंक जो है 80% उधार दे पाएंगे। अगर CRR 25% है तो बैंक 75% आगे उधार दे पाएंगे। तो इस प्रकार से सभी बैंक जो होते हैं अपनी एक जमा राशि उसका एक निश्चित अनुपात आगे उधार दे सकते हैं। आगे सभी बैंक जो है एक साथ क्रियाशील होते हैं। बैंक अगर अर्थव्यवस्था के 5, 7, 10 बैंक है तो वो एक साथ क्रियाशील होते हैं और सभी के पास में जो एक्सेस कोष होते हैं, क्योंकि ये जो एक्सेस कोष होता है वही आगे उधार दिया जाता है। तो सभी बैंक जो है एक साथ साख निर्माण की प्रक्रिया के अंदर जो शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, जनता लेन देन और व्यापार संबंधी सभी सौदों का भुगतान चेक से करते हैं। बैंक जो होते हैं वो सुरक्षित ऋण ही देते हैं। सुरक्षित ऋण कौन से होते हैं? वो ऋण जो बैंक जमानत के आधार पर या प्रतिभूतियों के आधार पर देते हैं। तो बैंक कभी भी जमानत का जितना मूल्य है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने जमीन के आधार पर लोन लिया और जमीन का मूल्य वो 10 करोड़ है, तो बैंक जो उसको कभी भी 10 करोड़ से फालतू की उधार नहीं देते, बल्कि 10 करोड़ से कम की उधार देंगे, ताकि कल को अगर कोई व्यक्ति लोन नहीं देता है तो उस जमानत की राशि को बेच करके, जमानत जो की जो प्रतिभूति है उसको बेच करके जो है बैंक अपने लोन को पूरा कर सकता है। तो बैंक जो होते हैं सुरक्षित ऋण ही देते हैं। आगे, देश के अंदर औद्योगिक और जो व्यापारिक स्थिति है वो सामान्य है, यानी देश के अंदर ना तो मंदी है, ना तेजी है, ना किसी प्रकार की जो उथल पुथल है। तो देश के अंदर जो एक स्मूथ इन्वायरमेंट होता है। तो इन मान्यताओं के आधार पर अब हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से एक ही अगर बैंक है अर्थव्यवस्था में तो वहां पर साख का निर्माण होगा, और किस प्रकार से बहु बैंकिंग प्रणाली के अंदर जो साख का निर्माण होगा। साख निर्माण की प्रक्रिया उसको हम दो भागों में बांट करके स्टडी करेंगे। पहला, एक बैंकिंग प्रणाली में साख निर्माण की प्रक्रिया, और दूसरा बहु बैंकिंग प्रणाली में साख निर्माण की प्रक्रिया। तो पहले आप देखते हैं एक बैंकिंग प्रणाली में साख निर्माण की प्रक्रिया। तो एक बैंकिंग प्रणाली ये हम केवल समझने के लिए कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो है साख निर्माण की प्रक्रिया वो शुरू होती है, किस प्रकार से साख निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो उसको हम आसानी से समझने के लिए केवल ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर एक ही बैंक है, लेकिन ये वास्तविक स्थिति नहीं है। वास्तविक स्थिति ये होती है कि अर्थव्यवस्था में एक साथ अनेक बैंक कार्यरत होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में जब एक ही बैंक है तो किस प्रकार से साख निर्माण का कार्य होगा। एक बैंक की अर्थव्यवस्था के अंदर हम इसको दो भागों के आधार पर देखेंगे। पहला, साख गुणक के आधार पर भी हम बता सकते हैं कि किस प्रकार से साख निर्माण होता है, और दूसरा साख समीकरण और साख गुणक के दोनों के आधार पर हम बता सकते हैं कि किस प्रकार से जो है साख निर्माण कार्य करता है। तो पहले साख गुणक का आधार। बैंक जो होते हैं हमें पता है कि साख निर्माण जो है प्राथमिक जमा के आधार पर करते हैं। बैंक के पास में जो प्राथमिक जमा होती है उसमें से बैंक जो है CRR को अपने पास रख करके बाकी राशि को ऋण के रूप में देते हैं, और जिसको ऋण देते हैं उसे जो वो चेक जारी करने का अधिकार दे देते हैं, और वो जो है चेक के माध्यम से जो भुगतान करता है। तो शुरुआत यहीं से होगी कि कोई भी जो बैंक है उस बैंक के अंदर जो प्राइमरी डिपॉजिट आएगा, उस प्राइमरी डिपॉजिट में से एक बैंक के पास में जितना CRR रखना होता है वो CRR रखेगा बैंक, और उसके बाद में जो उसके पास में जो एक्सेस रिजर्व होगा उस एक्सेस रिजर्व को आगे जो है लोन के रूप में देगा, और जिस व्यक्ति को लोन देगा उसे जो है वो चेक बुक जारी कर देगा, और चेक बुक के माध्यम से जो भुगतान किया जाएगा। तो मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि मान लीजिए कि एक बैंक है, उसमें कोई भी व्यक्ति जो वो 100 रुपये जमा करवा के जाता है। तो अब यहाँ देखिए आप प्राइमरी डिपॉजिट कितने हो गए, 100 रुपये हो गए।
अब CRR 10% है। अब बैंक क्या करता है, सारी राशि उधार नहीं दे सकता, CRR को उसे अपने पास रखना पड़ता है। तो बैंक उस प्राथमिक जमा में से CRR 10% है तो 100 रुपये का 10% 10 रुपये हो जाएगा। तो बैंक जो अपने पास में 10 रुपये रखेगा, इसके बाद बैंक के पास में एक्सेस रिजर्व है वो बच गया 90 रुपये। तो ऐसे में बैंक क्या करता है, मान लीजिए कि राम को जो वो 90 रुपये उधार दे देता है और उसका जो है खाता खोल देगा ऋण, और ऋण खाता खोलने के बाद में उसे जो है खाते में 90 रुपये जमा करके चेक बुक दे देंगे। अब राम क्या करता है, उसे जो है श्याम को भुगतान करना है, तो राम ने जो है 90 रुपये का चेक जो है वो श्याम के नाम काट दिया। अब श्याम का भी उसी बैंक के अंदर खाता है, क्योंकि हम एक ही बैंक को ले रहे हैं, तो श्याम जो है वो चेक बैंक में लेकर के जाएगा। तो बैंक क्या करेगा, राम के खाते में से 90 रुपये कम कर देगा और श्याम के खाते के अंदर जो वो 90 रुपये जमा कर दिए जाएंगे। तो अब दोबारा से यहाँ से साख निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले 90 रुपये का उधार दिया था बैंक ने, अब 90 रुपये दोबारा से श्याम के खाते में जमा हो गए, तो इसका 10% यानी 9 रुपये बैंक अपने पास रखेगा। 9 रुपये जब बैंक अपने पास रखेगा तो पीछे कितने बच गए, 81 रुपये। अब ये क्या करेगा, जो 81 रुपये है उस रुपये को जो है आगे बैंक जो है वो और उधार देगा। मान लीजिए कि खुश नाम का व्यक्ति है, उसको बैंक ने जो 81 रुपये का लोन दे दिया, क्योंकि 90 रुपये जमाए हुए थे, 90 रुपये में से 9 रुपये उन्होंने रखे और बाकी आगे उधार दे दिए। अब खुश क्या करता है, उसको जो है हरि को भुगतान करना है और वो जो है हरि के नाम जो 81 रुपये का चेक काट देता है। अब हरि का अकाउंट भी उसी बैंक के अंदर है, तो हरि जो है अपने अकाउंट के अंदर जो वो 81 रुपये जमा करवा देगा। जैसे बैंक के पास में 81 रुपये जमा होंगे, बैंक जो उस 81 रुपये का 10% यानी 8 रुपये 10 पैसे अपने पास जमा रखेगा और बाकी 72 रुपये 90 पैसे को आगे और उधार दे देगा। जब 72 रुपये 90 पैसे को आगे और उधार देगा तो उसके बाद में 72 रुपये 90 पैसे उसके बैंक के पास में दोबारा से वापस जमा हो जाएंगे, तो फिर उसका 10% अपने पास रखेगा, बाकी अमाउंट आगे उधार दे देगा। तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है ये लगातार चलती रहती है। तो पहले जो है 100 रुपये बैंक के पास में आए थे, वो प्राथमिक जमा के रूप में आए। दूसरी बार बैंक ने 90 रुपये का लोन दिया, उसके बाद बैंक ने 81 रुपये का, उसके बाद में 72 रुपये 90 पैसे का। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये प्रक्रिया जो है जारी रहेगी और ये प्रक्रिया जो है लगातार आगे बढ़ती जाएगी जब तक कि ये लोन वाले अकाउंट शून्य ना हो जाए। और ये प्रक्रिया जब जा करके रुकेगी तब तक साख का निर्माण है वो 1000 रुपये तक हो चुका होगा। तो इस प्रकार से जो ये 1000 रुपये का जो साख का निर्माण हुआ है ये कुल जमा राशि है। कुल जमा जो है 2 प्रकार की जमाओं का जोड़ होती है, हमें पता है, नकद जमा प्लस गौण जमा। तो नकद जमा कितने हुए थे, 100 रुपये, तो 1000 रुपये में से अगर 100 रुपये नकद जमा हुए थे तो बाकी जो 900 रुपये है वो क्या है, गौण जमा, और ये गौण जमा वही साख निर्माण है। तो इस प्रकार बैंकों ने अपने पास में जो प्राथमिक जमा हुई थी 100 रुपये, उसका जो है आगे 10 गुना जो है कुल साख का निर्माण किया। तो इस प्रकार से 900 रुपये की जो है नई साख पैदा हुई जिसको हम गौण जमा कहते हैं। तो ये जो है बैंक की जो है साख निर्माण की प्रक्रिया है, जिसके अंदर बैंक जो होते हैं अपने पास में जो नगद जमा होती है उससे कई गुना ज़्यादा आगे उधार दे देते हैं। और इसका आधार ये होता है कि भी प्रत्येक बार बैंक के पास में जो जमा राशि होती है उस राशि का एक निश्चित अनुपात वो अपने पास नगद रूप में रखते हैं और बाकी उधार दे देते हैं। तो ये प्रक्रिया लगातार आगे जारी रहती है। तो साख निर्माण का जो आगे से आगे होता रहता है। अब ये यहाँ पर हमने साख निर्माण की प्रक्रिया को और समझने की कोशिश की है। पहले हम अवधि ले रहे हैं, दूसरा प्राथमिक जमा या व्युत्पन्न जमा, इसके बाद CRR है और उसके बाद गौण जमा। जैसे मान लीजिए पहला चरण है, पहले चरण के अंदर प्राथमिक जमा होती है 90 रुपये, 100 रुपये जमा होती है। 100 रुपये का 10% है CRR, तो 10 रुपये बैंक अपने पास रखेगा। अब बैंक के पास में 90 रुपये है जिसको उसने आगे उधार दे दिया। तो एक बार व्यक्ति को जिसको भी 90 रुपये का उधार दिया वो चेक काटेगा तो 90 रुपये जो है वापस बैंक के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि चेक काटा तो जिसके नाम चेक कटा है उसके खाते में 90 रुपये जमा हो जाएंगे। तो उसको बैंक जो है दोबारा से अपने पास जमा मानेगा। तो 90 रुपये के 10% 9 रुपये अपने पास रखा और 81 रुपये उसके पास में जो है बच गए जिसको उसने आगे उधार दे दिया। अब जिस भी व्यक्ति को उसने 81 रुपये उधार दिया वो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम चेक काट देगा 81 का, जिसके नाम चेक कटा है उसके खाते में 81 रुपये जमा हो जाएंगे। तो बैंक उसके पास अपने पास फिर जमा मानेगा और उस जमा के 10% 8 रुपये 10 पैसे अपने पास रखेगा और 72 रुपये 90 पैसे आगे उधार दे देगा।
फिर ये 72 रुपये 90 पैसे जो है एक व्यक्ति के अकाउंट में जमा हो जाएंगे, जिसके नाम भी चेक काटा जाएगा। उसके आधार पर फिर आगे इसका 10% रखा जाएगा और आगे उधार दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहेगी जब तक कुल मांग जमा जो है वो 1,000 रुपये तक ना पहुंच जाए। और इसमें CRR यानी एक बैंक के पास में जो है 10% अपने पास राशि जमा रखेगा और बाकी जो है ये 900 रुपये जो है गौण जमा के रूप में चले जाएंगे। तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा 1000 ही हो, ये जो होता है CRR पर निर्भर करता है। CRR कितना है 10 यानी 1/10 गुणा 100 बराबर कितना आ गया 10 गुना। तो हमारे पास में जो प्राथमिक जमा है उसका 10 गुना जो आगे उधार है बैंक दे पाएंगे। अगर ये 20% होता तो 1/20 गुणा 100 केवल 5 गुना आगे, तब ये जो प्रक्रिया है केवल 500 पर आकर रुक जाती, क्योंकि केवल 5 गुना साख का निर्माण होना है। तो 100 का 5 गुना 500। तो इस प्रकार से ये जो साख निर्माण है ये CRR पर निर्भर करता है। इसके बाद हम साख समीकरण और साख गुणक के द्वारा देखते हैं। हम सीधा भी निकाल सकते हैं कि साख गुणक का मूल्य क्या होता है 1/CRR। अब हमें पता है CRR कितनी है 10 है, तो 1/10%। 10% का मतलब गुणा 100 करते हो आप, कितना आ गया 10 गुना। तो साख का निर्माण है वो 10 गुना होगा, तो 10 गुना होगा इसका मतलब क्या है साख निर्माण प्राथमिक जमा के आधार पर होगा। तो प्राथमिक जमा कितनी है 100, साख गुणक का मूल्य कितना है 10। तो इस प्रकार से साख का निर्माण है वो 1,000 रुपये होगा, यानी प्राथमिक जमा का 10 गुना होगा। तो हम इसके द्वारा भी साख गुणक के द्वारा भी सीधा निकाल सकते हैं। आगे है साख समीकरण। अब हम साख समीकरण को देखते हैं कि बैंक जमा में वृद्धि है वो क्या होगी। पहला, इसके अलग अलग चरण होते हैं। पहले चरण के अंदर क्या होगा प्राथमिक जमा में वृद्धि। मान लीजिए प्राथमिक जमा के अंदर वृद्धि हुई 100 रुपये, क्योंकि शुरू में व्यक्ति ने 100 रुपये जमा करवाए। उस 100 रुपये के आधार पर प्लस दूसरे चरण में गौण जमा। अब दूसरे चरण में जो गौण जमा है उसका फार्मूला है डेल्टा P, यानी प्राथमिक जमा में कितने की वृद्धि हुई 100 गुणा 1 माइनस 1/10, क्योंकि 10% है। तो ये कितना हो जाएगा 100 गुणा 9/10, तो ये कितना हो जाएगा 90 रुपये। नेक्स्ट टाइम कितना हुआ 90 रुपये हो गए दूसरे चरण में। अब दूसरे चरण के अंदर जो प्राइमरी डिपॉजिट है उसमें चेंज 90 माना जाएगा। तो उसके बाद फिर आप ये फार्मूला लगाएंगे। अगर आप दोबारा से ये फार्मूला लगाते हैं तो उसके में क्या हुआ प्राथमिक डिपॉजिट अब की बार कितना माना जाएगा 90 गुणा 1 माइनस 1/10, तो ये कितनी हो जाएगा 90 गुणा 9/10 9 81। तो पहले चरण में 100, दूसरे चरण में वृद्धि 90 की, तीसरे चरण में वृद्धि 81 रुपए की। इस प्रकार से हम जो है लास्ट तक चले जाते हैं और इनको जोड़ते चले जाते हैं, तो वो जो है कुल जमा में वृद्धि हो जाएगी। तो डेल्टा D यानी कुल जमा में वृद्धि कितनी है प्राथमिक चरण में वृद्धि प्लस दूसरे चरण में वृद्धि ये फार्मूला, प्लस तीसरे चरण में वृद्धि ये फार्मूला, प्लस चौथे चरण में 5वें 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें। तो इस प्रकार से हम जो ये चलते जाते हैं और हम जो इस समीकरण के आधार पर जो है निकाल सकते हैं कि किस प्रकार से जो है बैंक के अंदर जो है साख का निर्माण होगा। तो प्रत्येक स्तर पर होने वाली वृद्धि को आप जोड़ करके जो है कुल साख का निर्माण निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये फार्मूला, इसके द्वारा भी आप निकाल सकते हैं। ये फार्मूला क्या है डेल्टा D यानी मांग जमा में वृद्धि डेल्टा P इंटू 1 माइनस R प्लस डेल्टा P इंटू 1 माइनस R स्क्वायर, ये नीचे नहीं है R स्क्वायर है, प्लस डेल्टा P इंटू 1 माइनस R क्यूब प्लस 1 माइनस डेल्टा P इंटू 1 माइनस R की 4। इस प्रकार से जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और हम जो है ये साख का निर्माण इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से निकाल सकते हो। आप सीधा जो है साख गुणक का प्रयोग कर सकते हो। आप जो है ये अलग अलग चरणों में जो जमा में वृद्धि हो रही है उसके आधार पर आप निकाल सकते हो। तो प्रत्येक चरण में जमा में होने वाली वृद्धि का फार्मूला ये है डेल्टा P इंटू 1 माइनस R, और अगर आप सीधा निकालना चाहते हो तो आप इसके आधार पर निकाल सकते हो।
अब हम देखते हैं कि जब बैंक साख का निर्माण करते हैं तो फिर बैंक की जो स्थिति है उसमें क्या परिवर्तन होता है, या बैंक की जो बैलेंस शीट है उसमें किस प्रकार के चेंजेस दिखाई देंगे अपने को। तो ये देखिए कि बैंक की जो प्रारंभिक स्थिति क्या है, कि जब बैंक के अंदर 100 रुपये जमा करवाए जाते हैं प्राथमिक जमा के रूप में, तो बैंक की स्थिति ये होती है। बैंक के जो दो पार्ट होते हैं, एक तो बैंक की जो लायबिलिटीज होती है, दायित्व होते हैं, और दूसरा बैंक की परिसंपत्तियां होती है। और एक चीज आप ध्यान रखना, लायबिलिटीज और जो एसेट है वो हमेशा ही बराबर होंगे। तो प्राथमिक जमा बैंक के रूम में अंदर है 100 रुपये। अब बैंक के ऊपर ये दायित्व है कि बैंक के ऊपर बोझ है कि उसको 100 रुपये किसी को देने हैं, क्योंकि बैंक के अंदर जमा हुए हैं। तो ये 100 रुपये का बैंक के पास में कोष आ गया, तो 100 रुपये जो है बैंक की परिसंपत्ति है, क्योंकि उसके पास कोष में जो है 100 रुपये आ गए। तो आप देखिए बैंक के पास में दायित्व कितने का है, कुल 100 रुपये का, और बैंक के पास में परिसंपत्ति भी कितनी है, 100 रुपये की। तो इस प्रकार से प्रारंभ के अंदर बैंक के अंदर जो प्राथमिक जमा के रूप में जो 100 रुपये आते हैं वो उसके कोष में चले जाते हैं, इसलिए बैंक की लायबिलिटीज और बैंक की जो एसेट है वो बराबर है। अब इसके बाद हम देखें कि जब बैंक उधार देता है तो क्या परिवर्तन होता है। ऋण देने के बाद बैंक की स्थिति का विवरण। जब बैंक में 100 रुपये आते हैं तो उसमें से 10% CRR यानी 10 रुपये अपने पास रखेगा और 90 रुपये का जो आगे ऋण दे देगा। तो जब वो 90 रुपये का ऋण देता है तो उसके बाद क्या परिवर्तन होता है वो देखिए। जब बैंक के अंदर प्राथमिक जमा के रूप में 100 रुपये आए तो 100 रुपये बैंक के कोष में चले गए। अब बैंक क्या करेगा, उस 100 रुपये में से जो है आगे 90 रुपये का ऋण आगे उधार देगा। तो ये बैंक जिसने जो है 90 रुपये का ऋण दिया, ये बैंक के अंदर जमा के रूप में आया एक बार, क्योंकि जिस व्यक्ति के नाम उसने 100 रुपये का जो लोन दिया है उसके खाते में उसने बैंक ने जमा कर दिए, तो बैंक में जमा में आ गए। और ये 90 रुपये जो है संपत्ति के रूप में बैंक के है कि एक व्यक्ति से जो 90 रुपये हमें लेने हैं, क्योंकि हमने उसको 90 रुपये का लोन दिया है। तो कुल जमा कितनी हो जाएगी, 90, और कुल परिसंपत्ति बैंक के 190, और कुल परिसंपत्ति बैंक के पास कितनी हो जाएगी, 190। तो इस प्रकार से बैंक जो है आगे उधार देता है, तो उधार देने के बाद बैंक की जो परिसंपत्ति है वो भी 190 की है और बैंक के दायित्व वो भी 190 की है। अगर तीसरा चरण और होता है तो तीसरे चरण के अंदर बैंक क्या करेगा, 81 रुपये का लोन देगा। तो यहाँ पर एक बार जो जमा में 81 रुपये आ जाएंगे और दूसरी तरफ जो है लोन के रूप में जो 81 रुपये आ जाएंगे, फिर इन सभी का हम जोड़ कर देंगे। तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया ये आगे चलती रहेगी और बैंक की जो है बैलेंस शीट वो आगे से आगे बनती रहेगी। आगे ये देखिए हमने जो है लास्ट तक इस प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश की है। तो जमा के रूप में 100 रुपये बैंक के कोष में आ जाएंगे। 100 रुपये एक तरफ दायित्व है, बैंक से कोई व्यक्ति मांग रहा है, लेकिन बैंक के पास में 100 रुपये आ गए तो वो बैंक की संपत्ति है। दूसरी बार बैंक ने जब 90 रुपये का ऋण दिया तो 90 रुपये जो है एक व्यक्ति के खाते में जमा कर दिए, ऋण दिया, तो एक बैंक के ऊपर दायित्व है कि भी 90 रुपये उसको देने हैं बैंक को, क्योंकि उसने ऋण दिया है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति से जो वो 90 रुपये ऋण के रूप में बैंक को लेने हैं, तो वो उसकी परिसंपत्ति आ गई। इसके बाद तीसरे स्तर पर वो 81 रुपये जो है बैंक में जमा होगी और वो दूसरे 81 रुपये जो है बैंक के लोन के रूप में आगे दे रखे हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया ये चलती रहेगी और लास्ट तक जब 10 अगर प्रतिशत है CRR, तो ये जो है 1000 रुपये, 100 का 10 गुना 1000 रुपये पर जा करके रुक जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर 1000 रुपये की दायित्व और 1000 रुपये की परिसंपत्तियां है, यानी बैंक के दायित्व और परिसंपत्तियां जो होती है बराबर होती है, इसीलिए इसको जो बैलेंस शीट कहते हैं। नेक्स्ट है बहु बैंकिंग प्रणाली में साख निर्माण की प्रक्रिया। अगर हम देखें तो वास्तविक परिस्थितियों के अंदर अर्थव्यवस्था के अंदर एक साथ अनेक बैंक कार्यरत होते हैं। तो इस प्रणाली के अंदर बैंक अपनी प्राथमिक जमा से कई गुना अधिक साख का निर्माण कर सकते हैं। तो ये जो है किस प्रकार से करते हैं उसको अब हम देखते हैं। साख निर्माण की प्रक्रिया, मान लीजिए कि बाजार के अंदर अनेक बैंक है। अब हम ए बैंक के अंदर कोई भी व्यक्ति जो है वो 1000 रुपये नगद रूप में जमा करवा के जाता है। अब जिस व्यक्ति ने बैंक के अंदर नगद रूप में जमा करवाया पैसा, बैंक जो है उसका 10% CRR है, तो बैंक जो 100 रुपये अपने पास आरक्षित कोष में रख करके अगर 90 रुपये जो उधार दे देता है राम को। अब राम जो है उसने उधार लिया है किसी दूसरे व्यक्ति को भुगतान करने के लिए। अब राम ने जो वो उधार लिया था श्याम का भुगतान करने के लिए, तो राम जो है श्याम को 900 रुपये का चेक काट करके दे देता है। जब राम
श्याम को 900 रुपये का चेक काट करके देता है, तो श्याम का जो खाता है वो है बी बैंक के अंदर। अब श्याम क्या करेगा, बी बैंक में जाएगा और वहां पर जो है अपने अकाउंट के अंदर उस चेक को जमा करवा देगा। तो वह उसमें चेक जमा करवा देता है। अब बी बैंक के अंदर कितने रुपए जमा हो गए, क्योंकि उसने जो है 900 रुपये जो है श्याम के अकाउंट में जमा कर दिए। तो बी बैंक क्या करेगा, इसका 10% अपने पास रखेगा 90 रुपये, और 810 रुपये का ऋण आगे ज्ञान को दे देता है। ज्ञान व्यक्ति है, उसको 810 रुपये का ऋण दे दिया। अब जब ज्ञान ने ऋण लिया तो ज्ञान ने जो है हरि के नाम चेक काट दिया 810 का, क्योंकि उसे हरि को भुगतान करना था। अब हरि का जो अकाउंट है वो सी बैंक में है, तो हरि जाएगा सी बैंक के अंदर और सी बैंक में जाकर के जो है कहेगा कि भाई मेरे अकाउंट के अंदर ये चेक जमा कर दो। तो 810 रुपये जो है सी बैंक के अंदर चले जाते हैं हरि के अकाउंट के थ्रू। तो सी बैंक क्या करेगा, उस 810 रुपये का 10% यानी 81 रुपये अपने पास रखेगा और आगे जो है 729 रुपये ऋण दे देता है। अब हो सकता है जिसको ऋण दिया है वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को चेक देता है, उसका अकाउंट जो है डी बैंक के अंदर है, तो वहां से जो है ये प्रक्रिया आगे से आगे चलती रहेगी। या वापस जो है ये भी हो सकता है कि 729 रुपये का जो चेक काटा है, जिस व्यक्ति को आगे उधार दिया गया, उस व्यक्ति ने जिसे चेक दिया उस व्यक्ति का अकाउंट जो है ए बैंक के अंदर है, तो वापस ये पैसा ए बैंक में आ जाएगा। फिर ए बैंक जो इसका 10% अपने पास रखेगा और आगे उधार देगा। तो इस प्रकार से बहु बैंकिंग प्रणाली के अंदर जो ये प्रक्रिया है वो एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर जो वो शाख का निर्माण करते रहते हैं। एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर पैसा जाएगा, वहाँ वो अपने पास में CRR के हिसाब से नकद रखेंगे और आगे शाख का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक 1000 रुपये जो थे वो अपना 10 गुना यानी 10,000 रुपये तक की शाख का निर्माण न कर दे। तो जिस प्रकार से हम एक बैंक प्रणाली के अंदर हम एक ही बैंक के अंदर विभिन्न व्यक्तियों के नाम के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर दिखा रहे थे, इसमें हमें क्या करना है कि हमें व्यक्तियों के स्थान के ऊपर अब हमें बैंक के अंदर ट्रांसफर दिखानी है। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी बैंक है, ए बैंक में 1000 रुपये आए, ये इसका 10% रखा, जिस एक व्यक्ति को आगे उधार दे दिया, जिस व्यक्ति को उधार दिया उसने आगे भुगतान किया, उसका जो अकाउंट था वो बी बैंक में था, तो बी बैंक में 900 रुपये आ गए। अब बी बैंक जो इसका 10% अपने पास रखेगा 90 रुपये, 810 रुपये का उधार देगा। बैंक ने 810 रुपये का जिस भी व्यक्ति को उधार दिया उसने भुगतान किया, जिस व्यक्ति को भुगतान किया गया था उसका अकाउंट सी में था, तो 810 रुपये सी बैंक के अंदर आ जाएंगे। इसी प्रकार से जो है आगे से आगे ये प्रक्रिया जो है चलती रहेगी। अब हम ये देखते हैं टेबल के द्वारा कि यहाँ पर हमने बैंक लिया है, प्राथमिक जमा, आवश्यक जमा जिसको हम CRR बोलते हैं ये 10% है, और गौण जमा। ए बैंक के अंदर शुरू के अंदर किसी व्यक्ति ने 1000 रुपये जमा करवाए, तो बैंक जो उसका 10% यानी 10 रुपये अपने पास रखेगा और 900 रुपये उसने आगे उधार दे दिए। जब 900 रुपये आगे उधार दिए तो जिस व्यक्ति को भुगतान किया गया उस ऋण से उस व्यक्ति का अकाउंट जो वो बी बैंक में था, तो बी बैंक के अंदर 900 रुपये जमा हो गए। ये जो है अपने पास में 10% यानी 90 रुपये रखेगा और आगे 810 रुपये का उधार देगा। और जब 810 रुपये का इसे उधार दिया तो जिस व्यक्ति ने लोन लिया उस व्यक्ति ने लोन का भुगतान कर दिया चेक के माध्यम से। जिस व्यक्ति को उसने चेक दिया उसका जो अकाउंट था वो सी बैंक में था, तो सी बैंक के अंदर 810 रुपये जमा हो गए और सी बैंक जो है 810 का 10% यानी 81 रुपये अपने पास रखेगा और 729 रुपये आगे उधार दे देगा। और 729 रुपये जिस भी व्यक्ति को उधार दिए उसने आगे भुगतान कर दिया और चेक काट दिया। जिस व्यक्ति को चेक काटा उसका अकाउंट डी बैंक में था, तो यहाँ पर 729 रुपये आ जाएंगे। इधर जो है इसका 10% जो है 72 रुपये 90 पैसे यहाँ पर रहेंगे, बाकी जो पैसा है वो आगे उधार दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है विभिन्न बैंकों की प्रणाली के अंदर जो है प्रक्रिया चलती रहती है। और अगर 3 ही बैंक है तो ये मत सोचना कि भी दोबारा से घूम करके जो है ए बैंक में ही आएगा। हो सकता है कि भी जिस व्यक्ति को भुगतान किया गया उसका भी सी में ही अकाउंट है, तो वापिस पैसा सी बैंक में दोबारा आ जाएगा 729 रुपये। हो सकता है उसका अकाउंट बी बैंक में हो तो बी बैंक में चला जाएगा, हो सकता है उसका ए बैंक में हो तो ए बैंक में चला जाएगा। तो ये जरूरी नहीं कि ए के बाद बी में जाए, बी के बाद सी में जाए, ए के बाद दोबारा ए में ही आ सकता है। वो तो ये देखना है कि जिस व्यक्ति को चेक दिया गया है उसका अकाउंट कौन से बैंक में है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी। बैंक जो बार बार बदलते रहेंगे, कभी किसी बैंक के अंदर कभी किसी बैंक के अंदर जो वो ये मुद्रा है वो घूमती रहेगी। अब इसके बाद अब आप ये देखते हैं कि जो कई बैंक होते हैं उन बैंकों की
स्थिति के अंदर क्या परिवर्तन होता है। इसके अंदर आप दो चीजें देखेंगे, एक तो प्राथमिक स्थिति और उसके बाद लोन के बाद की स्थिति। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर तीन ही बैंक लेते हैं, एक बार सुविधा की दृष्टि से ए बी सी। अब कोई व्यक्ति ए बैंक के अंदर पैसा जमा करवाता है तो यहाँ पर जमा के अंदर कितने हो जाएंगे, 1000 रुपये। अब 1000 रुपये बैंक का दायित्व है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जमा करवाए हैं उसको भुगतान करना है व्यक्ति को। तो ये जो है बैंक अपने कोष में जो 1000 रुपये जमा कर देगा, तो बैंक के पास में परिसंपत्ति, क्योंकि 1000 रुपये उसके पास में आ गए। तो प्राथमिक रूप से जो है बैंक की जो स्थिति है वो ये होगी कि बैंक के पास में जो कुल जमा है वो 1000 रुपये है, और कुल उसकी संपत्ति और लायबिलिटीज है वो भी 1000 रुपये है। अब जब व्यक्ति लोन देता है तो उसकी बैंक लोन देता है तो उसकी अंतिम स्थिति का विवरण क्या होगा कि ए बैंक है, उसका पास में जो है 1000 रुपये आए थे, तो वो उस 1000 रुपये का परिसंपत्ति के रूप में जो 100 रुपये अपने कोष में रखेगा, और 100 रुपये कोष में रखने के बाद में वो 900 रुपये का जो आगे उधार दे देगा। तो अब देखिए कुल जमा बैंक के पास में जो संपत्ति है वो कितने की है, 1000 रुपये की। उसके पास में जो संपत्ति 1000 रुपये की, उसमें से 100 रुपये कोष है और 900 रुपये जो उसका ऋण है। ये इसकी जो अंतिम स्थिति होगी। इसने जो आगे उस 1000 रुपये के आधार पर बैंक ने आगे जो 900 रुपये का उधार दे दिया। अब बी बैंक की स्थिति देखते हैं कि मान लेते हैं कि भी जिस व्यक्ति को उधार दिया गया उसका अकाउंट बी बैंक में है। अब जब ग्राहक ए वाले ऋण को बी बैंक में जमा करवाता है, क्योंकि जिसमें उसका अकाउंट है उसी में जमा करवाएगा, तो उसका अकाउंट जो है वो बी बैंक में है। तो बी बैंक में उसे 900 रुपये जमा करवाए, तो 900 रुपये बैंक का दायित्व है कि बैंक कभी भी, व्यक्ति कभी भी बैंक से ले सकता है। तो बैंक के अंदर परिसंपत्ति भी आगे, साथ में 900 रुपये का कोष जमा के साथ ही कोष का निर्माण हो जाता है। तो 900 रुपये का कोष हो गया। टोटल उसके पास कितने, अब 900 रुपये जो उसकी लायबिलिटीज है और 900 रुपये जो उसकी एसेट है। अब इसकी अंतिम स्थिति देखते हैं आप बैंक की, कि हमारे पास में जो बी बैंक है उसकी अंतिम स्थिति है वो क्या है कि जब बैंक बी 900 रुपये की जमा प्राप्त करता है तो वह आगे 810 रुपये का ऋण देता है, क्योंकि 900 रुपये का CRR 10% है, तो 90 रुपये अपने पास रखेगा और आगे उधार देगा। तो इसकी जो लायबिलिटीज है वो तो 900 की रहेगी, क्योंकि 900 रुपये उस व्यक्ति जो उससे मांग रहा है बैंक से, जिसने जमा करवाए हैं। अब उसको आगे वो जब उधार देता है तो उसका 90 रुपये जो कोष में रखेगा CRR के अंदर, और 810 रुपये का आगे उधार देगा। अब उस बैंक की स्थिति देखिए आप कि उसके पास में जो कुल लायबिलिटीज है वो भी 900 है, और बैंक के जो अंदर कुल एसेट है वो भी 900 रुपये की है। तो अब इस प्रकार से ये जो है बैंक की प्रारंभिक स्थिति थी, और ये बैंक की जो है अंतिम स्थिति है। अब मान लेते हैं कि ये जो बैंक है बी बैंक है, इसने जो 810 का जो है ऋण दिया या उधार दिया, तो ये 810 रुपये जो है एक व्यक्ति ने ऋण लिया, उसने भुगतान कर दिया किसी को, और जिस व्यक्ति को भुगतान किया गया उसका अकाउंट जो है वो सी बैंक में है। तो ये जो 810 रुपये ये सी बैंक के अंदर जमा के रूप में चले जाएंगे, और जब सी बैंक के रूप में 810 रुपये जमा के रूप में जाएंगे तो ये दायित्व है, और इसके साथ ही बैंक के अंदर जो है वो कोष का निर्माण होगा 810 का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुल लायबिलिटीज है वो भी 810 की, और कुल जो एसेट है वो भी 810 का है। अब इसके बाद जब बैंक सी उधार देगा तो उसके बाद हम बैंक की अंतिम स्थिति देखते हैं कि बैंक सी अपने पास में जो है 810 रुपये का 10% CRR के अंदर रखता है। 810 रुपये का 10% 81 रुपये उसके पास CRR है, तो 729 रुपये का आगे उधार देता है। तो उसके पास में प्रारंभिक जमा कितने थी, 810 रुपये। उसने उसमें से 81 रुपये जो है अपने पास कोष में रखे, और ऋण के रूप में उसने 729 रुपये आगे दे दिए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि बैंक की जो कुल लायबिलिटीज है वो 810 रुपये है, और बैंक के पास में कुल परिसंपत्तियां हैं वो भी 810 रुपये की है। इसी प्रकार से ये प्रक्रिया जो है आगे से आगे चलती रहेगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है बैंक जब उधार देते हैं बहुबैंकिंग प्रणाली के अंदर शाख का निर्माण करते हैं तो उनकी स्थितियों में परिवर्तन आता रहता है। इसी प्रकार से ये जो प्रक्रिया आगे के बैंकों में भी जारी रहेगी और शाख का निर्माण होता रहेगा। तो ये जो शाख का निर्माण है ये कंटिन्यूस प्रक्रिया है, लगातार अर्थव्यवस्था के अंदर चलती रहती है। नेक्स्ट है शाख निर्माण की सीमाएं। शाख का निर्माण जो है असीमित मात्रा में नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक सीमा के बाद जाकर के शाख का निर्माण जो वो रुक जाता है। लेकिन वो तो प्रक्रिया पूरी होने की बात है, लेकिन कई बार प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही जो है शाख के निर्माण में संकुचन शुरू हो जाता है।
साख के निर्माण में कमी आनी शुरू हो जाती है। तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो साख निर्माण की प्रक्रिया के अंदर बाधा पैदा करते हैं, या साख के निर्माण की प्रक्रिया को रोकने का कार्य करते हैं, या साख निर्माण की प्रक्रिया को धीमी करने का कार्य करते हैं। तो वो जो भी सारे एलिमेंट है उनको हम जो साख निर्माण की सीमाएं कहेंगे। तो सबसे पहले नकद आरक्षित अनुपात। हमें पता है कि साख का निर्माण जो होता है वो नकद आरक्षित अनुपात यानी CRR पर निर्भर करता है। CRR और साख गुणक में विपरीत संबंध होता है। CRR के कम होने पर साख गुणक का मूल्य बढ़ जाएगा, और साख गुणक का मूल्य बढ़ने से साख निर्माण अधिक मात्रा में होगा। और अगर CRR बढ़ जाती है तो CRR के बढ़ने से साख गुणक का मूल्य कम हो जाएगा, और साख गुणक का मूल्य कम होने से साख का निर्माण है वो भी कम होगा। तो यहाँ पर हमने जो CRR लिया है पहले 10%, अब प्राथमिक जमा तीनों ही बार सेम है। 10% का मतलब ये है कि साख गुणक का जो मूल्य है वो 10 है, तो यहाँ पर साख जो है उसका निर्माण हो जाएगा 10,000 का। तो इसके अंदर प्राथमिक जमा 1000 है, 10,000 में से तो नई साख का निर्माण हुआ 9,000 रुपए का, क्योंकि 1,000 रुपए इसमें प्राथमिक जमा है। अगर CRR की वैल्यू है 5%, यानी केवल एक बैंक को अपने पास 5% ही रखना है, बाकी 95% बैंक उधार दे सकता है, तो यहाँ पर साख गुणक का मूल्य जो हो जाएगा 1/CRR यानी 1/5 गुणा 100 यानी 20 गुणा हो जाएगा। तो बैंक के पास में जो प्राथमिक जमा है 1,000 रुपए, उसका 20 गुणा यानी 20,000 रुपए बैंक उधार दे देगा। तो 20,000 रुपए में से 1,000 रुपए प्राथमिक जमा है, तो 19,000 रुपए का बैंक ने जो साख निर्माण किया है। इसी प्रकार से अगर CRR बढ़ करके 20% हो जाता है तो 1/20 गुणा 100 यानी 5 होगा गुणक का मूल्य, तो 1,000 रुपए का 5 गुणा 5,000 रुपए का साख का निर्माण होगा। कुल जमा जो है 5,000 रुपए की हो जाएगी, तो इस 5,000 रुपए में से 1,000 रुपए प्राथमिक जमा है, तो आगे जो है 4,000 रुपए की जो है साख निर्माण होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि CRR के कम होने से साख निर्माण बढ़ता है, और CRR के बढ़ने से साख निर्माण में कमी आती है। दूसरा जो साख निर्माण को प्रभावित करने वाला तत्व है वह प्राइमरी डिपॉजिट। तो साख निर्माण जो है उसकी जो प्रक्रिया वो शुरू होती है प्राथमिक जमा से। यानी जो साख निर्माण है वो प्राथमिक जमा की मात्रा पर निर्भर करता है। तो पिछली बार हमने जो है वो प्राथमिक जमा को स्थिर माना था, हमने CRR को चेंज करके देखा था। अब हम CRR को स्थिर मारे कि हर अवस्था के अंदर CRR जो 10% ही है। 10% होने का मतलब साख गुणक का मूल्य जो है वो 10 है। तो अगर प्राथमिक जमा 10 है, 1,000 रुपए है, तो कुल साख का निर्माण जो है वो 9,000 रुपए का हो जाएगा, क्योंकि कुल जमा 10,000 रुपए की और इसमें से नई साख का निर्माण होता है 9,000 रुपए का। अगर प्राथमिक जमा कम हो जाती है, कम होकर के 500 रुपए रह जाती है, तो 500 का 10 गुना 5,000 रुपए साख का जो कुल जमा होगी, और 5,000 रुपए में से 500 रुपए पहले से ही जो है प्राइमरी डिपॉजिट है, तो साख का निर्माण जो है केवल 4500 रुपए का होता है। इसी प्रकार से अगर प्राथमिक जमा बढ़ करके 2,000 रुपए हो जाती है, तो 2,000 रुपए हो जाती है, तो साख गुणक का मूल्य 10 है, तो कुल जो है जमा 20,000 रुपए हो जाएगा। 20,000 रुपए में से 2,000 रुपए जो वो प्राइमरी 2,000 रुपए जो वो चले जाते हैं किसके अंदर, प्राथमिक जमा के अंदर, तो आगे जो है केवल 18,000 रुपए की साख का निर्माण होगा। यहाँ पर 19,000 रुपए बाई मिस्टेक लिखा हुआ है, तो नई जो साख का निर्माण है वो केवल 18,000 रुपए का होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब प्राथमिक डिपॉजिट में कमी होती है तो उसके साथ ही साख निर्माण की मात्रा में भी कमी होती है, और जब प्राथमिक डिपॉजिट के अंदर वृद्धि होती है तो साख के निर्माण में भी वृद्धि होती है। तो प्राथमिक जमा की जो मात्रा है जब बढ़ेगी तो साख निर्माण बढ़ेगा, और प्राथमिक जमा की मात्रा कम होने पर साख निर्माण में भी कमी होती है। नेक्स्ट इसके बाद है लोगों की बैंकिंग संबंधी आदतें। ये भी जो साख निर्माण के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जिस देश के अंदर लोगों के बैंकिंग की हैबिट होती है और लोग जो होते हैं बैंकों के माध्यम से लेन देन करते हैं, और ज्यादातर जो भुगतान होते हैं वो चेक के माध्यम से किए जाते हैं, तो वहां पर साख निर्माण अधिक होता है। क्योंकि जब बैंकों के माध्यम से लोग लेन देन करते हैं तो बैंकों के अंदर पैसा आएगा, और बैंकों के अंदर अगर जमा आती रहती है तो बैंक जो होते हैं साख का निर्माण लगातार करते रहते हैं। दूसरा, अगर लोग जो है नगद निकलवा लेते हैं पैसे, चेक की बजाय नगद अगर भुगतान करते हैं, तो वहां पर जो है साख निर्माण रुक जाता है।
तो अगर लोग जिस देश के लोगों के अंदर बैंकिंग हैबिट है और ज़्यादातर भुगतान जो होते हैं चेक के माध्यम से किए जाते हैं, तो उस देश के अंदर जो शाख निर्माण अधिक होगा। और जिस देश के अंदर लोगों के अंदर बैंकिंग की हैबिट कम है, बैंकों से कम लेन देन करते हैं और चेक की बजाय जो है नगद लेन देन अधिक करती है, तो वहाँ पर जो है शाख निर्माण कम मात्रा में होगा। तो इस प्रकार से लोगों की हैबिट्स होती है बैंकिंग संबंधी, वो भी शाख निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। नेक्स्ट होता है केंद्रीय बैंक की शाख निर्माण की नीति। केंद्रीय बैंक जो होता है वो शाख निर्माण को प्रभावित कर सकता है सीआरआर के माध्यम से, रेपो रेट के माध्यम से, रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से, एसएलआर के माध्यम से। तो अगर केंद्रीय बैंक जो है सीआरआर में विस्तार की नीति अपनाता है, विस्तार की नीति अपनाने का मतलब क्या है, सीआरआर को कम कर देगा। तो सीआरआर के कम होने से जो है बैंक जो है अधिक मात्रा में शाख का निर्माण कर पाएंगे, तो इससे शाख निर्माण में वृद्धि होती है। लेकिन अगर केंद्रीय बैंक जो होता है वो संकुचन वाली नीति अपनाता है, संकुचन वाली नीति का मतलब सीआरआर को बढ़ा देगा, तो उस अवस्था के अंदर जो आगे बैंक है वो कम मात्रा में शाख निर्माण कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास में आए जो शाख निर्माण की शक्ति कम हो जाती है, बैंकों के पास में आगे उधार देने के लिए पैसा कम बचता है। क्योंकि सीआरआर बढ़ गया तो बैंकों को ज्यादा पैसा अपने पास रखना पड़ेगा जमा का, और कम मात्रा में आगे उधार दे पाएंगे, तो इससे शाख निर्माण है उसका भी संकुचन होगा। तो इस प्रकार से केंद्रीय बैंक की जो शाख निर्माण की नीति होती है वो भी जो है शाख निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है, शाख निर्माण की मात्रा को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है अन्य बैंकों की शाख नीति। जिस देश के अंदर अगर एक ही बैंक शाख निर्माण करना चाहता है, बाकी बैंक अगर शाख निर्माण नहीं करना चाहते, तो मान लीजिए कि भी एक बैंक है उसके पास 1000 रुपए आए, उसने 900 रुपए की शाख का निर्माण किया और 900 रुपए बैंक बी में चले गए। यहाँ पर बैंक बी क्या करता है, ये 900 रुपए जो नगद किसी को दे देता है और वो पैसे जो वापस बैंकिंग प्रणाली में नहीं आते, तो शाख निर्माण की प्रक्रिया यहीं रुक जाती है। तो इस प्रकार से अगर सभी बैंक शाख निर्माण को करना चाहते हैं और सभी बैंकों के पास में अगर अतिरिक्त कोष है और सारी उस अतिरिक्त कोष के अनुसार ही जो है उधार देते आगे, तो शाख निर्माण की प्रक्रिया जो वो अधिक होती है। लेकिन अगर बैंकों के पास में शाख निर्माण के लिए जितना पैसा है, यानी जितना उनके पास में पैसा उधार देने के लिए पड़ा है, अगर बैंक उससे कम उधार देते हैं, तो ये जो शाख निर्माण के अंदर कमी लेकर के आता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर बैंक के पास 900 रुपए थे, उसको उधार दे सकता था, लेकिन बैंक ने केवल 300 रुपए उधार दिए, तो आगे वाले बैंक के पास में 300 ही जाएंगे, तो वो जो आगे 300 के आधार पर ही आगे उधार दे पाएगा। तो यहाँ पर ये जो 600 रुपए का जो गैप क्रिएट हुआ है, ये जो शाख निर्माण के अंदर कमी लेकर के आएगा। नेक्स्ट है प्रचलन में रिसाव। जब एक बैंक ऋण देता है और वह राशि वापस बैंकिंग प्रणाली में लौट करके नहीं आती, जैसे मान लीजिए एक बैंक ने जो है 900 रुपए का उधार दिया, अब 900 रुपए का जिस व्यक्ति को उधार दिया उसने जो नगद अपना पैसा निकलवाया कि भाई मुझे तो नगद ही चाहिए, तो नगद जैसे वो पैसा निकलवाता है उसके बाद में वो पैसा वापस बैंकिंग प्रणाली में लौट करके नहीं आता, तो उसे हम जो है शाख में रिसाव कहेंगे। और ये शाख में जो रिसाव होता है इसकी वजह से जो है शाख निर्माण में कमी होती है। तो ऐसा उस अवस्था में होता है जब चेक से भुगतान न करके नगद राशि निकलवाने जो है निकलवाई जाती है, तो उसके कारण जो है रिसाव होगा और रिसाव होने की वजह से शाख निर्माण की प्रक्रिया में जब वो कमी आएगी। नेक्स्ट है प्रतिभूतियों का स्वरूप। जब बैंक उधार देते तो प्रतिभूतियों के आधार पर देते, जिसको अपन सिक्योरिटीज या जमानत कहते हैं। तो अगर किसी भी देश के लोगों के पास में सुरक्षित संपत्तियां अधिक मात्रा में, सुरक्षित प्रतिभूतियों की मात्रा अधिक है, तो वहां पर बैंक जो है ज्यादा से ज्यादा आगे उधार देंगे और उसके कारण शाख के निर्माण की प्रक्रिया उसमें वृद्धि होगी। लेकिन अगर किसी देश के पास में जो परिसंपत्तियां हैं वो जोखिमपूर्ण है, जोखिमपूर्ण का मतलब बैंक अगर उनको उधार देता है तो बैंक का पैसा डूबने की संभावना है, तो उस अवस्था के अंदर बैंक जो है कम मात्रा में उधार देंगे, तो उस अवस्था के अंदर जो शाख निर्माण में कमी आएगी। तो इस प्रकार से प्रतिभूतियों का जो स्वरूप होता है, सिक्योरिटीज का जो नेचर होता है, अगर वो पूरी तरह से सुरक्षित है, उनके जो मूल्य उनमें ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आता, तो बैंक अधिक मात्रा में उधार दे पाएंगे। और अगर बैंकों ने किसी ऐसी संपत्ति के आधार पर उधार दे दिया कि जो जोखिमपूर्ण है, तो उसके अंदर बैंक को जो नुकसान हो सकता है, जैसे पीछे बैंकों ने गोल्ड लोन स्कीम चलाई थी। मान लीजिए कि भी सोना जो उस समय वो 30,000 था, अब एक व्यक्ति ने जो है 1 तोला सोना रखा, और क्योंकि बैंक की जितनी जमानत का मूल्य होता है उससे कम उधार देता है, और उसको 28,000 रुपये उधार दे दिए। अब कुछ समय के बाद ये देखा गया कि भी सोना जो है 24,000 रुपये प्रति तोला हो गया है। अब एक व्यक्ति ने इसके पास 1 तोला सोना रख रखा है बैंक के पास में, बैंक जो उससे 28,000 रुपये लेने हैं बैंक को। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, वो कहेगा कि भी अगर मैं 1 तोला सोना अगर मैं ऋण नहीं चुकाता हूं तो बैंक मेरा 1 तोला सोना जब्त कर लेगा। 1 तोला सोना है कितने का,
24,000 रुपये का, बैंक ने लोन कितना दे रखा है 28,000 रुपये का। तो इसमें बैंक का जो ये लोन है वो जोखिम पूर्ण है, क्योंकि सोने की कीमत कम होने की वजह से उसकी कीमत अब जितनी उसने लोन दिया था उससे भी कम रह गई है, ब्याज तो अलग है। तो ऐसे में बाद में जो बैंकों ने जो था वो गोल्ड लोन देना बंद कर दिया था, क्योंकि सोने की कीमतों में कमी होने की वजह से सभी बैंकों को जो इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो इस प्रकार से जहां पर ये जो सिक्योरिटीज होती है, अगर ये सुरक्षित है तो अधिक लोन दिया जाएगा, शाखा निर्माण अधिक होगा, और अगर ये सिक्योरिटी सुरक्षित नहीं है तो कम लोन दिया जाएगा, शाखा निर्माण है वो भी कम होगा। व्यापारिक और औद्योगिक स्थिति, यदि बैंक के अंदर तेजी की अवस्था है तो वहां उद्योगपति ज्यादा से ज्यादा निवेश करना चाहते हैं, इसलिए वो अधिक मात्रा में जो है लोन लेते हैं, जिसके कारण शाखा निर्माण में वृद्धि होती है। और अगर अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है तो लोग जो है कम मात्रा में लोन लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा निवेश के अवसर नहीं होते। मंदी की अवस्था में लोगों की आय भी कम होती है, तो उसकी वजह से भी जो है वो मांग कम करते हैं, मांग कम करने की वजह से लोन भी कम लेते हैं। तो इस प्रकार से शाखा निर्माण के अंदर कमी आती है। एक और कारण भी होता है शाखा निर्माण में कमी का, कि जिस देश के अंदर अगर बैंकों को छोड़ करके अन्य स्रोतों से अगर आसानी से और सस्ता ऋण मिल जाता, जैसे आड़तीय है, रिश्तेदार है, अगर उनसे जो है सस्ता लोन मिल जाता है तो वहां पर भी लोग बैंकों से लोन नहीं लेंगे, और उस अवस्था के अंदर भी जो है शाखा निर्माण की प्रक्रिया वो धीमी हो जाएगी। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।